पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है युद्ध यानी कि वॉर, जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये ऑडियो क्लास सुनने के बाद आप किसी भी तरह का आंसर राइटिंग कर सकते हैं वॉर या युद्ध टॉपिक पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। ऑडियो क्लास इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आंसर्स को अच्छे से लिख सकिए। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की परिभाषा, क्योंकि जब तक हम युद्ध की परिभाषा नहीं समझेंगे युद्ध से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस को आगे लिख नहीं सकते हैं। तो जब राज्यों में, राज्य यानी यहाँ के देश के बारे में, यहाँ सबसे पहले आपको टर्म क्लियर होना चाहिए कि राज्य का मतलब देश होता है। जब राज्यों में आपस में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो अल्टीमेट लास्ट अंतिम साधन क्या होता है उन विवादों को निपटाने का? युद्ध। और युद्ध का डिसीजन कौन लेता है? जिन दो राज्य के बीच में विवाद चल रहा है वो दोनों आपसी सहमति से भी लेते हैं, और कई बार क्या होता है जो बलवान देश होता है, जो मजबूत देश होता है, वो दूसरे देश पे युद्ध को थोप देता है कि हाँ अब युद्ध होना ही है। तो ओपेनहाइम की एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखिएगा। ओपेनहाइम के अनुसार युद्ध दो या अधिक राज्य, राज्य मतलब देश के बीच, उनके सशस्त्र बलों द्वारा, यानी कि दो देश जो है उनके पास शस्त्र हो, हथियार हो, आपसी संघर्ष होता है, एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि दोनों में से किसी एक को पराजित करना है, और पराजित होते ही जो विजयी देश होता है वो अपनी शर्तें पराजित देश पे थोप देता है। तो बेसिकली ओपेनहाइम की परिभाषा से आपको ये क्लियर हो गया कि युद्ध में दो पार्टी होनी चाहिए, सशस्त्र बल होने चाहिए, युद्ध का एक उद्देश्य होना चाहिए और युद्ध के बाद का प्रभाव होना चाहिए। अब लेकिन युद्ध के कुछ 4 तत्व इम्पॉर्टेंट होते हैं परिभाषा में लिखने के लिए। सबसे पहला, युद्ध मतलब संघर्ष होता है। तो संघर्ष क्या सिर्फ बातों से होगा? बिल्कुल भी नहीं। संघर्ष के लिए पहली चीज़ क्या ज़रूरत है आज के समय में? सशस्त्र बल यानी कि हथियार। यानी कि संघर्ष क्या होगा? हिंसात्मक होगा। तो युद्ध का स्वरूप क्या हुआ? युद्ध की परिभाषा के स्वरूप में आएगा हिंसात्मक संघर्ष होगा, सशस्त्र बल के द्वारा संघर्ष होगा, आक्रमण होगा। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हर आक्रमण युद्ध नहीं होता है। आक्रमण का एक परिणाम युद्ध होता है। किसी ने किसी पर आक्रमण कर दिया, किसी देश ने दूसरे देश पे, तो वो सिर्फ आक्रमण है। अगर पलटकर उस देश ने भी आक्रमण किया तो वो क्या हो गया? युद्ध हो गया, और अब सशस्त्र बलों का प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से आक्रमण का कन्वर्जन किस तरफ हो जाता है? युद्ध की तरफ हो जाता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट तत्व क्या है कि संघर्ष के लिए हमेशा दो या दो से अधिक देश होने चाहिए। कोई इकलौता देश अगर सिर्फ इन्वॉल्व है तो वो युद्ध नहीं है। अगर दो देश इन्वॉल्व हैं, दो दल इन्वॉल्व हैं, दो राज्य इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो गया? वो युद्ध हो गया। यानी कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग और दो भाग ज़रूर होना चाहिए। अब युद्ध का उद्देश्य, या तो युद्ध किसी सरकार के विरुद्ध होता है, या ताकत के विरुद्ध होता है, या शस्त्र के विरुद्ध होता है। युद्ध का एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस चीज़ के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, किस चीज़ के खिलाफ देशों में संघर्ष हो रहा है। इसमें योद्धक और गैर योद्धक दोनों अलग अलग होते हैं। और कई बार क्या होता है युद्ध में प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी आक्रमण हो जाता है। अब चौथा, युद्ध का उद्देश्य एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना, ये अल्टीमेट उद्देश्य होता है। युद्ध कब एंड होगा? जब तक कि उद्देश्य पूरा ना हो जाए दोनों में से किसी एक पक्षकार का, तब तक युद्ध का अंत नहीं होगा। तो युद्ध की परिभाषा में आपको ये 4 तत्व जरूर लिखने हैं कि सशस्त्र बल का प्रयोग, दो दल होना कम से कम, तीसरा एक उद्देश्य होना, और चौथा कि युद्ध का खत्म तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब यहाँ पर हमारा आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम कुछ परिभाषाओं को अच्छे से एनालिसिस ना करें। जैसे कि मैंने आपको ओपेनहाइम की परिभाषा बताई, बट उस परिभाषा में भी कुछ कमियां हैं जो आपको लिखना चाहिए अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहिए। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि ओपेनहाइम की परिभाषा में कुछ कमियाँ हैं जो कि अभी के समय में कारगर नहीं लगती हैं। क्या क्या कमियाँ हैं? सबसे पहले, राज्य जो है यानी कि देश जो है कई अवसर पर सशस्त्र बल का प्रयोग किए बिना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाले देश के पास कितने सशस्त्र बल यानी कितने हथियार हैं, क्या सैन्य बल है उनके पास, बस युद्ध की घोषणा कर देते हैं, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से कितने ही दूर हों। कई बार ऐसा होता है, इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दक्षिण और केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका जो है वो एक्सिस शक्तियों के बीच में काफ़ी दूर थे, लेकिन तब भी युद्ध की घोषणा कर दी गई। सेम यही चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, जिसमें 50 राज्यों ने एक्सिस शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन 20 राज्य ही सही में उसमें इन्वॉल्व हो पाए। क्यों? क्योंकि भौगोलिक रूप से दूरी बहुत थी।
इसलिए युद्ध में सिर्फ भौगोलिक रूप से दूरी हो करके भी अनाउंसमेंट कर देने से वो युद्ध नहीं हो जाता है। दूसरा कमी है कि राज्य बिना सशस्त्र बलों के प्रयोग किए हुए युद्ध की विधि को लागू कर देते हैं। कई बार सिर्फ युद्ध का अनाउंसमेंट हो जाता है और जा करके शत्रु राज्य की संपत्ति को लोग अधिग्रहण कर लेते हैं या देश को नज़रबंद कर देते हैं और इसको युद्ध अनाउंस कर दिया जाता है, जबकि युद्ध का एक बेसिक रूल है कि उसमें सशस्त्र बल होने चाहिए। तीसरा, युद्धरत जो राज्य है या देश है अपनी सुरक्षा बलों को कई बार वापस बुला लेते हैं, जैसे कि द्वितीय बाल्कन युद्ध, सेकंड बाल्कन वॉर में रोमानिया की सेना के सामने बुल्गारिया की सेना की वापसी हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, युद्ध बीच में ही वापस बुला लिया अगर सेना को, तो युद्ध बीच में बिना परिणाम के खत्म हो गया तो वो युद्ध की कैटेगरी में नहीं आएगा। चौथा, उनकी परिभाषा में कहा गया है कि युद्ध तथा स्टेटस मिक्टस के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता, जैसे कि सोवियत संघ और मंचूकुओ के बीच सीमा पर रूसी और जापानी सेना के बीच 1938 और 39 के बीच एक व्यापक युद्ध हुआ। 1960 से 63 तक में कॉन्गो में संघर्ष हुआ। 1965 से 71 में भारत और पाकिस्तान में ऐसे युद्ध होते रहे, जबकि युद्ध की स्थिति नहीं थी लेकिन लगातार चल रहा था। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि सही अर्थ में सशस्त्र बल के संघर्ष में उन मामलों को शामिल नहीं किया जा सकता जिनमें राज्य अगर परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर लेते, इसलिए परमाणु शस्त्र का प्रयोग करना युद्ध में शामिल नहीं होगा। अब आज के समय में सशस्त्र बलों में के बीच ही संघर्ष नहीं है बल्कि नागरिकों में भी ऐसा संघर्ष हो जाता है। तो अब हम लोगों ने एक नया टर्म यूज़ किया, टोटल वॉर, यानी कि पूर्ण युद्ध, क्योंकि जो युद्ध की जो शर्तें हैं ना युद्ध की परिभाषा में, वो जब तक सारी कंप्लीट नहीं होंगी तब तक उसे टोटल वॉर नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि जब राष्ट्रसंघ तैयार हुआ तो उसमें केलॉग-ब्रियॉड समझौता, आप इसको लिख लीजिए, केलॉग-ब्रियॉड समझौता, युद्ध के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और ये फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी कंटिन्यू किया गया। अब युद्ध के लिए युद्धरत जो राज्य हैं उनको कैसे पहचाना जाएगी कि युद्ध के युद्धरत राज्य हैं, ये लोग युद्ध कर रहे हैं, इंटेंशन ऑफ द कंटेस्टिंग स्टेट्स। तो संघर्ष का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता है, आक्रमण का मतलब युद्ध नहीं होता है। जब दो युद्धरत राज्य आपस में लगे रहते हैं तो फिर वो युद्ध कहलाता है। एक की भी इच्छा अगर उसमें से पूर्ति हो गई तो युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध की घोषणा कई बार ऐसी ही कर दी जाती है, कई बार चेतावनी दी की कर जाती है, कई बार शर्त के साथ युद्ध की घोषणा की जाती है। इसके बाद बिना युद्ध की घोषणा के भी युद्ध की स्थिति कई बार हो जाती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि दो राज्य या दो देश के बीच में सशस्त्र बल के साथ युद्ध शुरू हुआ है और फिर उसमें तीसरा राज्य तटस्थ रूप से आ जाता है, फिर चौथा राज्य आ जाता है। इस तरह से युद्ध का जो दल है ना वो बढ़ता जाता है। विवाद जबकि दो देशों के बीच में होता है, पर उस विवाद को सुलझाने के लिए कई देश इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो संघर्ष एक टोटल वॉर का रूप ले लेता है। इसलिए युद्ध शब्द का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ताकत का, शक्ति का, शस्त्र का प्रयोग करना नहीं है। इसका असली मतलब ये होता है जो कि 1927 में राष्ट्रसंघ के महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दो राज्य के बीच युद्ध की स्थिति का विद्यमान होना उनके आशय, उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है, ना कि उनके किस तरह का कार्य किया, किस तरह की प्रकृति की, कितने देश इसमें इन्वॉल्व थे। और अभी के समय में राज्य सामान्य रूप से युद्ध की घोषणा के बिना दूसरे राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं कर सकता है और ये निर्णय कठिन होता है कि उसने बल का प्रयोग किया है तो युद्ध है या नहीं है युद्ध। इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है युद्ध की परिभाषा में कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होना बहुत ज़रूरी है। युद्ध तभी से प्रारंभ माना जाएगा जब से उसकी घोषणा की गई हो। इसमें आप एक ग्रोशियस की परिभाषा लिख सकते हैं कि ग्रोशियस ने कहा है कि युद्ध के प्रारंभ के लिए युद्ध की घोषणा आवश्यक है। फिर भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई युद्ध में अन्य 107 मामलों में विवादी पक्षकार जो है वो युद्ध की घोषणा किए बिना ही हमला कर दिए। फिर 1907 में हेग सम्मेलन हुआ और उस हेग सम्मेलन के बाद अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया कि राज्य मान्यता देते हैं कि उनके बीच युद्ध को बिना पूर्व चेतावनी के प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी 1914 को सर्बिया के युद्ध की घोषणा की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 में ही फ्रांस ने भी घोषणा करके युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी ने भी 1939 में पोलैंड और फिनलैंड पे हमला करने से पहले घोषणा और चेतावनी दी। तो इस तरह से नियम बनाने के बाद उसको फॉलो किया गया। अगर राज्य आक्रमण कर देता है तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि राज्य बिना बताए अगर आक्रमण कर रहा है तो वो सारा फ़ायदा, सारा लाभ खुद लेना चाहता है। युद्ध की घोषणा ना करने से वो सामूहिक कार्रवाई, जो और देश उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकता है, उससे बचना चाहता है।
और युद्ध की घोषणा ना करने से युद्ध के परिणाम से वो बचना चाहता है। इसीलिए जो राज्य युद्ध की घोषणा नहीं करते हैं उनके पीछे का मोटिव यही होता है। यहाँ फिर से हम ओपेनहाइम के अनुसार लिखेंगे कि जब राज्य जानबूझ के बिना युद्ध की पूर्व घोषणा या अंतिम चेतावनी के युद्ध शुरू करने का आदेश दे देते हैं तो उनका अंतर्राष्ट्रीय उपचार करना ज़रूरी होता है, जो कि यूएनओ करता है। तो इस प्रकार से अगर युद्ध की परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको क्या लिखना है, दो या अधिक राष्ट्रों के बीच सशस्त्र प्रतियोगिता, आक्रमण कभी भी युद्ध नहीं होता है, युद्ध का एक उद्देश्य होता है, युद्ध खत्म होने के बाद विजयी राज्य जो है अपनी शर्तें दूसरों पर सौंपते हैं। इसमें आपको ओपेनहाइम की परिभाषा लिखना है। चाहे तो आप दो परिभाषाएं और ऐड कर सकते हैं। एक तो हाल के अनुसार जब राज्यों के बीच परस्पर मतभेद इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि दोनों पक्ष बल प्रयोग करने के लिए मजबूर हो जाएं और हिंसा शुरू हो जाए और शांति भंग हो जाए तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और एक स्टॉक के अनुसार है कि युद्ध सामान्यतः मुख्यतः दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सैनिकों के बीच आपस में जो होता है वो युद्ध होता है। तो ओपेनहाइम, हाल और स्टार्क की परिभाषा आपको लिखनी है। युद्ध का अर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद युद्ध के प्रमुख तत्व क्या हैं वो लिखना है। और फिर अभी के परिप्रेक्ष्य में युद्ध जो हुए हैं वो आप कुछ उदाहरण के साथ लिखिएगा। जैसे 1950 से 53 तक कोरिया का संघर्ष लिख सकते हैं, 1960 से 63 तक कॉन्गो का संघर्ष, 1965 का भारत पाकिस्तान संघर्ष लिख सकते हैं। और फिर स्टॉक के अनुसार लास्ट में कंक्लूजन ये लिख दीजिएगा कि युद्ध जो है एक विकास की प्रक्रिया है और संबंधित राज्य नहीं चाहते हैं कि उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विधि से उत्पन्न उत्तरदायित्व का उल्लंघन माना जाए। इसीलिए माना जाए कि पेरिस संधि 1928 का उल्लंघन किया गया है अगर कोई चेतावनी दिए बिना युद्ध कर देता है तो। और दूसरे देश भी अगर शामिल हो रहे हैं तो उनको भी चेतावनी या घोषणा के बाद ही उसमें शामिल होना चाहिए, वरना यूएनओ क्या है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इसमें राष्ट्रसंघ और यूएनओ का किस तरह से योगदान है वो आपको बताना है। युद्ध के उद्देश्य बताने हैं। एक तो किसी के विरुद्ध किसी के देश पर अधिकार करना, दो राज्यों के बीच आपसी संबंध, राजनीतिक संबंध खराब हो जाते हैं तब, व्यवहारिक संबंध का अंत हो जाता है दो पक्षों के बीच तब, दो पक्षों के बीच जब कोई संविदा या संधि नहीं हो पाती सफल तो युद्ध किया जाता है, कोई ऋण शेष रह जाता है और बार बार निलंबित किया जाता है ऋण को तो फिर युद्ध की स्थिति हो जाती है। इसके अलावा कोई एक शत्रु देश दूसरे शत्रु देश पे करता है हड़पने के लिए उसकी भूमि को तो युद्ध हो जाता है, या फिर शत्रु देशों के निवासियों के बीच आपस में साझेदारी या व्यापार नहीं चल पाता है ठीक से तो युद्ध हो जाता है। तो युद्ध की परिभाषा में इस तरह से आप युद्ध का उद्देश्य लिख करके युद्ध की परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में एक चार्ट बनाना है। अगर आपसे खुद से ये चार्ट ना बने तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे वो चार्ट शेयर कर दूंगी ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में आंसर लिख सकें। ये आंसर आप किस किस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। एक तो युद्ध की परिभाषा, दूसरा वर्तमान समय में युद्धमान राज्यों की सशक्त सैनिक के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि देश के नागरिकों को प्रभावित करती है। ये कथन कहाँ तक सही है। विभिन्न विचारकों के अनुसार युद्ध को किस तरह से परिभाषित किया गया और परिभाषा में क्या कमियां हैं, इसमें लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन इस आंसर को। और आपको बस ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इस पॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर बना लेना है तो आप एग्ज़ाम में एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। और लिखने का तरीका ये होता है कि एक तरफ आप कंसेप्ट लिख लीजिए और पेज में दूसरी तरफ फैक्ट्स को कलेक्ट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ फैक्ट्स को देख लीजिए ना, रिवीजन कर लीजिए तो एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग अच्छे से कर लीजिएगा। अब लॉ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस तरह से ऑडियो क्लास शेयर करती रहूँगी, आप उसको रेगुलर बेसिस पे देखिएगा। और सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार जब आप इस क्लास को सुनिएगा तो आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक में मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आपके सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि बेसिकली लॉ लोगों को लगता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स को करेक्ट करके लिखना बहुत रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, बल्कि ऐसा नहीं है। लॉ के पीछे कंसेप्ट बहुत, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो फैक्ट को साथ में ऐड करके एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं और 75% तक ईजिली आप नंबर ला सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके जो डाउट होंगे, आपको क्वेरी, आपके जो क्वेश्चन होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उसका अगली वीडियो में आपको जवाब दे सकूँ। और चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट